नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाउंडेशन बैच की क्वांट की जो क्लासेस उसमें हमारा डीआई का टॉपिक चल रहा था। 6 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें सारे टाइप के जो भी अपने डीआई होती है, टेबल डीआई, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, मिक्स डीआई, पाई चार्ट के जो डबल पाई चार्ट, तो जितने भी टाइप की डीआई होती है और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने सीख लिए हैं। पार्ट 7 में आज हम लोग केसले डीआई पढ़ रहे हैं। केस स्टडी यही 2 टाइप की होती है, उसको कैसे पढ़ने वाले हैं कैसे नहीं पढ़ने वाले वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो कुछ का लेवल अच्छा भी होगा, कुछ का लेवल इजी भी होगा, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन अपने को करने जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आए हुए वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। तो आज की क्लास से आपको एक केसले डीआई का ये आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से आप उनको सोल्व कर सकते हो और क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है उनको सोल्व करने की। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि केसले डीआई जो होती है ना, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक डीआई ऐसी होती है, देखो केस पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि केसले डीआई नॉर्मल डीआई में फर्क क्या होता है। नॉर्मल डीआई में क्या होता है, जैसे टेबल में डेटा दे दिया, लाइन ग्राफ में डेटा दे दिया, बार ग्राफ में डेटा दे दिया, तो डेटा ही तो दिया हुआ है, बात तो डेटा पे ही करनी है, तो उस डेटा को यूज करते हुए क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वही डेटा जो बार ग्राफ में दिया था, लाइन ग्राफ में दिया था, टेबल डीआई में दिया था, उसको एक पैराग्राफ और एक लैंग्वेज फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। उस लैंग्वेज फॉर्मेट को आपको सुलझाना होगा, उसी को केसले डीआई बोल देते हैं। अब उस लैंग्वेज को सुलझाने के 2 तरीके हैं। एक तो जो अभी तक अपन लोगों ने डीआई पढ़ी है, जिसमें आपका पाई चार्ट भी आ गया, लाइन भी आ गया, बार भी आ गया, टेबल भी, उनमें जितने भी डेटा पढ़े ना, सबको पैराग्राफ के रूप में लिखा जा सकता है, सबको लैंग्वेज के रूप में लिखा जा सकता है। तो वो वाली जो डीआई है वो लैंग्वेज के रूप में आपको मिल जाएगी। अब आप एक बात बताओ, जो डेटा आपने पाई में देखा, जो डेटा आपने बार ग्राफ में देखा, जो डेटा आपने लाइन ग्राफ में देखा, क्या उनको हम लोग टेबल में नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। ऐसा थोड़ी है कि जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पाई चार्ट में दिया गया है वो हमें टेबल में दिया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल दिया जा सकता है। वो तो रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है कि हमने बार में कर दिया, लाइन में कर दिया, अलग अलग तरीके से कर दिया और उस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं अपने से। लेकिन सबसे इजी तरीका, सबसे इजी डेटा को निकालना किस में होता है? टेबल में होता है। टेबल में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, ए का 50%, तो देखते पता लग जाएगा। तो सबसे इजी डिस्ट्रीब्यूशन आपका किस में होता है? टेबल में होता है। तो जो जो नॉर्मल डीआई होती थी ना, उसको लैंग्वेज फॉर्मेट में दिया जाएगा, तो अपन उसको क्या करेंगे, उसको एक टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे। जो भी डेटा दिया जाएगा उसको अपन कैसे डीआई को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, टेबल के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक तो ये नॉर्मल वाली डीआई होगी। दूसरा क्या होगा, आपको 3 वेरिएबल के साथ में से वेन डायग्राम वाली डीआई दी जाएगी। इसका एक अच्छा खासा बेसिक होता है, वो भी सीखना होता है अपने को। और इसमें कौन सा डेटा क्या होता है, और लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें कि लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। तो ये वेन डायग्राम वाली जो डीआई होती है, दूसरा पार्ट ये होता है। इसमें जनरली अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 3 वेरिएबल वाले आते हैं। 4 का भी बन सकता है, 5 का भी बन सकता है, लेकिन 3 वाला ही सीखना है अपने को। अपने एग्जाम के अंदर 3 वेरिएबल का ही क्वेश्चन आएगा। अब ये 2 तरीके से चीजें सीखनी, इसका बेसिक सिखाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज की क्लास का जो मकसद है ना, वो ये वाला है कि टेबल डीआई को अपन लोग अच्छे से सीख लें। तो कोशिश करेंगे टेबल डीआई कंप्लीट हो जाए आज की क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम पढ़ेंगे, या फिर नहीं कंप्लीट होगा तो एक क्लास और लगाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए टेबल डीआई अपन लोग पढ़ने वाले हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वेन डायग्राम वाला भी पढ़ेंगे, इसका अच्छे से बेसिक पढ़ेंगे। और जिन जिन बच्चों को इसमें डाउट आता है ना, इस तरीके से बेसिक पढ़ाऊंगा। लैंग्वेज देखो, इसमें लैंग्वेज का डाउट होता है इसके अंदर, वो लैंग्वेज का डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा आने वाले पार्ट में, जब भी मैं इसको पढ़ाऊंगा तो वो भी देखें। लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। 2 ही तरीके की डीआई आप लोगों के बैंक एग्जाम के अंदर आती है, कैसलेट के अंदर। अब आ जाओ, देखो अब थोड़ा सा एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ कि क्या क्या हो गया। एक एज टॉपिक और पढ़ा दिया था मैंने अपने फाउंडेशन बैच में, यहाँ तक का मामला कंप्लीट हो चुका है। केसलेट डीआई अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखो अर्थमेटिक का टॉपिक बचेगा। तो एग्जाम आने से पहले मैं कोशिश करूंगा जितना हो पाए मैं यहाँ पे नए लेक्चर्स आपको दे दूं, वरना अपन लोग जिस भी तरीके से इनको कंप्लीट कर लेंगे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज जरूर करूंगा, मैं इनके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। जो मेरा मकसद था इस बैच का कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको टॉपिक पढ़ाए जाए। बाकी कॉन्सेप्ट सीखना है वो भी सारी चीजें सिखाई जाएंगी यहाँ पे। तो अभी अपना डीआई तक कंप्लीट हो जाएगा, तो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना एग्जाम के अंदर, उस पर अपना 80% काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक अपना हो गया। रात को 8 बजे अपनी क्लासेज आती है। अगर कुछ दिन तक जो पीछे का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको कवर करने के लिए 2 क्लासेज भी हो सकती है, एक 5 बजे, एक 8 बजे, कुछ दिन तक ही। लेकिन रेगुलर क्लास 8 बजे रहेगी अपनी।
मेंस का जो रीजनिंग का बेस था वो थोड़े दिन बाद में स्टार्ट करेंगे, फिर से रेगुलर क्लासेस लेंगे उसकी। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी बच्चे 2025-26 में बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपका आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है, उनको अभी से तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। चाहे वो एसबीआई पीओ क्लर्क की तैयारी करो, उसमें भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो सारे बच्चों की सारी समस्याओं का समाधान करते हुए एक प्रॉपर प्रोग्राम बना दिया गया, बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम, जिसमें आपको 700 से ज्यादा घंटे की क्लासेस मिल जाती है। इसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं। 4000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिसमें 700 से प्लस या 700-800 मॉक टेस्ट लगभग बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के, यानी कि डायरेक्ट आपके काम के एग्जाम मतलब जो है मॉक टेस्ट है, तो वो यहाँ पे मिल जाते हैं। 30 से ज्यादा डिजिटल फॉर्मेट में हमारी प्रॉपर बुक्स मिल जाती हैं। प्रैक्टिस क्लासेज अलग से, कॉन्सेप्ट क्लासेज अलग से, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं। तो इस पे भी 35% का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये कूपन कोड लगा के आप 35% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आगे का प्लान कर रहे हैं तैयारी करने का। ये सारी चीजें हमारी एप्लीकेशन बैंकर्स 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर अवेलेबल है। कोई दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिन्होंने क्लासेस सारी कंप्लीट कर लिया है, फिर उनको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, तो प्रैक्टिस मटेरियल के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही अफोर्डेबल आप लोगों का यहाँ पे पैकेज बना दिया सिर्फ 299 में। लेकिन उसके लिए आपको एक कोड अप्लाई करना होगा 50% डिस्काउंट का, स्टडी 50। इसमें आपको सारी की सारी जो बुक्स थी डिजिटल फॉर्मेट में वो मिल जाएंगी, साथ ही सारे सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सारी बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों मीडियम के लिए सारा काम हो जाएगा। ये हमने हमारी ये बुक्स की संख्या वो दिखा रखी है कि भाई इतनी सारी हम लोग बुक्स देते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो 87 इसलिए लिखा हुआ है कि जहां छोड़ा था हम लोगों ने पाई चार्ट के अंदर वहीं से स्टार्ट कर लिया है, जबकि 10 क्वेश्चन इसमें एड ही हुए हैं लास्ट क्लास के अंदर, लेकिन वो नंबरिंग ना बिगड़े बीच के अंदर, इसलिए मैंने 87 से यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, ताकि जब भी आप लोग कभी देखें या फिर मैं इसका कभी एक प्रॉपर वीडियो पूरा डाल दूं कि भाई एक साथ कोई बैंक एग्जाम का बच्चा पढ़े तो नंबरिंग में दिक्कत नहीं है। तो ये 87 इस क्लास का 87 नंबर नहीं है, हम लोग डीआई के जो पार्ट 1 से पढ़ते आ रहे हैं ना, वहां से 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और हम यहाँ तक पहुंचे हैं अभी तक। अब देखो भाई यहां पर कुछ भी नया नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वही परसेंटेज एवरेज रेशियो की कैलकुलेशन होती है आप लोगों की, और आपको टेबल बनानी होती है, जो भी डेटा होता है उसको समझ के। टेबल बनेगी या वेन डायग्राम बनेगा, इसमें फर्क पता होना चाहिए। तो वेन डायग्राम जब पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, तब आपको बता दूंगा कि वेन डायग्राम कहाँ बनता है, उसकी पहचान क्या है, और उसके अलावा तो टेबल ही बननी है। तो अभी टेबल के ऊपर बात करते हैं, टेबल के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the data given below shows the information of total students in class A, B, C which are divided into 3 groups X, Y, Z। यानी कि 3 क्लासेज, क्लास का नाम है ABC और उसमें 3 ग्रुप है X, Y, Z। इसमें आपको संख्या दी गई है। अब आपको देखो क्या दिया गया, ABC का आपको क्लास का डेटा दिया गया। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि टेबल कैसे बनेगी। देखो भैया टेबल कैसे बनेगी, मैं आपको देखो इतनी सुंदर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन मैं आपका नोट्स वगैरह अच्छे से बन जाए। टेबल में देखो 3 ही चीजें होंगी, 3 चीजें। एक तो ये होगा कि आप लोगों की 3 क्लासेस होंगी, इतनी बड़ी टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी यार, ये तो बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि क्लास क्लास हो गई ABC, फिर उसमें ग्रुप हो गए X, Y, Z। तो आपकी 3 क्लास है ABC, उनमें 3 ग्रुप है X, Y, Z। इनमें स्टूडेंट की संख्या दे रखी होगी आपको आगे, और आपको उसकी टेबल बनानी है। इसी टेबल पे आधारित आगे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, उनको अपने को सोल्व करना है। अब यहाँ एक दुविधा मेरे पास ये रहती है, मैं टेबल तो यहाँ बना दूंगा, फिर जब मैं पहला क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मैं फिर से पीछे जाके देखूंगा। ठीक है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। और SBI क्लर्क प्रीलिम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन आपके सामने पेपर होगा, वहां टेबल बनी होगी, डेटा सामने, मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टेबल डीआई में कन्वर्ट हो जाएगा, बात खत्म। फिर वही क्वेश्चन, वही खेल, वही मैदान जो अपन ने अभी तक किया हुआ है टेबल डीआई के अंदर। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्लास ए के बारे में डेटा दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 90। क्लास ए के अंदर जो टोटल स्टूडेंट है वो 90 है। तो टोटल स्टूडेंट अगर मान लो अपन ने कॉलम नहीं बनाया तो इधर लिख दो कि टोटल तीनों ग्रुप में मिला के टोटल जो स्टूडेंट है ये में 90 है, तो लिख दिया मैंने। आगे देखिए 30 स्टूडेंट्स आर इन ग्रुप एक्स, तो ए क्लास में 30 स्टूडेंट ग्रुप एक्स के अंदर है, लिख दिया। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई एंड जेड इज 1:2। अब देखो आपको एक कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि वाई और जेड में 1:2 के अंदर है। अब एक बात बताओ, 90 स्टूडेंट थे टोटल,
90 में से ये जो 90 है इसमें से 30 एक्स में आ गए, तो बचे हुए 60 किस में, वाई और जेड में, और उनका रेशियो मुझे दे रखा है 1:2। तो टोटल रेशियो कितना है, 3। बताओ 3 रेशियो की वैल्यू 60 है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 90 टोटल थे, 30 एक्स वाले हटा दिए तो वाई और जेड मिला के टोटल रेशियो कितने हो गए, 60 हो गए। वो जो 60 है वो 3 रेशियो का वैल्यू है कि नहीं है? तो एक रेशियो का कितना, 20। 3 रेशियो का वैल्यू अगर 60 है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 20 है। एक रेशियो का वैल्यू 20 है तो यहाँ वाई में कितने हो गए, 20, और 2 रेशियो का वैल्यू कितना, 40, तो जेड में कितने हो गए, 40। बताओ भैया टोटल 90 हो गए कि नहीं हो गए? बस यही निकालना था, इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा, बस ये टेबल फटाफट बना लेनी है अपने को। जिस बच्चे को परसेंटेज रेशियो कैलकुलेशन आती है वो आराम से कर लेगा। ये एसबीआई क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको नीचे लिखा हुआ, आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर इतना सरल क्वेश्चन आते हैं भैया, इतने ही सरल आते हैं। अगर क्लर्क लेवल पे कैसलेट पूछ रहे सरल ही पूछेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, और डिफिकल्ट पूछेगा तो अपन करेंगे आगे भी, लेकिन अगर आपको सुलझाना आता है डेटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 80, क्लास बी का डाटा दे सारे स्टूडेंट मिला के 80 हैं, तो बी में भैया टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 80 हो गए। आगे बोल रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स वाई जेड इज 8:5:3। ये बोल रहा है कि टोटल मिला के जो रेशियो है आप लोगों का वो एक्स वाई जेड के अंदर 8, 5 और 3 का है, यानी कि टोटल रेशियो कितना हो गया भैया, 16 का। अब बताओ टोटल रेशियो में 16 वैल्यू है और ओरिजिनल में 80 वैल्यू है, तो बताओ 16 रेशियो की वैल्यू 80 हुई कि नहीं हुई? तो एक की कितनी हुई, 5। 16 पंजे 80 होता है कि नहीं होता है? एक रेशियो की वैल्यू 5 हो गई, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई बात? तो बी का टोटल आ गया। टेबल ही तो बनानी थी अपने को। सी में देखेंगे, सी में थोड़ा डाटा ट्विस्ट करके दिया हुआ है तो उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से देखते हैं। देखेंगे भाई, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई आर हाफ ऑफ दैट ऑफ ग्रुप इन एक्स। ये बोल रहा है कि वाई के अंदर जो डेटा है ना वो एक्स से आधा है, ठीक है? तो वाई में मान लेता हूं कि मैं स्मॉल ए है डेटा, ठीक है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई आर हाफ ऑफ दैट ऑफ ग्रुप इन एक्स, तो मैं एक्स में ए मान लेता हूं, एक्स में मानूंगा ए, तो वाई में a/2 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ भाई, बोला क्या इसने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई आर हाफ ऑफ दैट इन ग्रुप एक्स, तो एक्स का आधा है वाई में, तो भैया यहाँ स्मॉल ए मान लिया तो a/2 हो गया, एक्स मान लेना x/2 मान लेना, लेकिन डेटा मतलब वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने a और a/2 मतलब p/2 मान लेना, जो भी आप मानना चाहो। तो यहां अगर a है तो यहां उसका आधा a/2 होगा। आगे देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप x ऑफ क्लास C आर 20 मोर देन दैट ऑफ इन ग्रुप x ऑफ क्लास A। ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप ऑफ x ऑफ क्लास C, x में जितने स्टूडेंट है यानी कि A, ठीक है, आर 20 मोर देन दैट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास ए से जो है ना वो 20 ज्यादा है सेम एक्स के अंदर, तो ए से 20 ज्यादा मतलब 30 से 20 ज्यादा है, 50 हुए कि नहीं हुए? दोबारा से एक बार पढ़ता हूं, देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास सी, यानी कि ये ए की वैल्यू है, एक्स ए मतलब सी के अंदर, एक्स का मतलब ए, ठीक है? उसकी वैल्यू होता है आर, ये क्या है, 20 ज्यादा है, 20 मोर यानी 20 ज्यादा है देन किससे, दैट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास है, एक्स ऑफ क्लास है, यानी 30 से ये 20 ज्यादा है, तो ए की वैल्यू 50 आएगी नहीं आई? ए की वैल्यू 50 आएगी तो यहां 50 हो गया और भैया यहां 25 हो गया कि नहीं हो गया? तो लिख देंगे अपन लोग। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप जेड ऑफ क्लास सी आर 20% लेस देन दैट इन ग्रुप एक्स ऑफ सेम क्लास। जेड के अंदर जो स्टूडेंट है वो 20% कम है किससे, एक्स वाले से, सेम क्लास से, तो इससे 20% कम है, इसका 20% क्या होगा, 10, तो यह होगा 40। दोबारा से पढ़ेंगे, देखो लैंग्वेज नहीं समझ में आई, दोबारा से बताता हूं, बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप जेड ऑफ क्लास सी, यानी कि इसकी बात कर रहा है, जेड के अंदर सी की बात कर रहा है, आर 20% लेस देन 20% कम, दैट इन ग्रुप एक्स ऑफ सेम क्लास। ग्रुप एक्स ऑफ सेम क्लास का मतलब इसका सेम क्लास का मतलब ये हो गया, इसका 20% कितना होगा, 10 होगा, 10 कम होगा इससे, 40 होगा। आगे बढ़ते, ये अपनी टेबल बन गई। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो भैया, टेबल बनाने के बाद क्वेश्चन बड़े आसान आएंगे अगर प्री के अंदर आते हैं तो। क्वेश्चन क्या बोला, सभी कक्षाओं के समूह में वाई में कुल कितने छात्र हैं, वाई के कुल कितने छात्र हैं, तो वाई में जोड़ देना सारा, 50 और 20 70। अरे 70 आया कि नहीं आया, ये लो जी, तो 87 में वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, तो 70 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास बी आर व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑफ क्लास सी। बताओ इन क्वेश्चन के अंदर कोई बात है नहीं, इसमें क्या ही करना है, परसेंटेज निकालना है, बस निकाल देंगे। लेकिन जिसने एक्स वाई जेड और ए बी सी का डेटा डिवाइड कर लिया ना, अच्छे से टेबल बना ली, उसके बाद में कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास बी, बी में एक्स कितना है 40 है, 40। अब मेरे को तो देखो पीछे जाके सोल्व करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, आपको देखने जो आपके सामने पेपर रहेगा, आप ऐसे देख लेंगे, थोड़ा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप वाई ऑफ क्लास सी, सी में वाई ग्रुप में कितने 25 है, तो ये 25 का 40 कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। बताओ 160% होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर है। तो 88 में ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया है आप। नेक्स्ट आ जाओ, देयर आर 34 गर्ल्स इन क्लास ए, बोल रहे क्लास ए में 34 गर्ल्स है, ठीक है। इफ 12 गर्ल्स आर इन ग्रुप एक्स, 12 गर्ल्स जो है ग्रुप एक्स में, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप वाई एंड जेड टुगेदर इन क्लास। अब देखो क्लास ए में 34 गर्ल्स है, क्लास ए में टोटल के लोग कितने, क्लास ए में टोटल है 90 लोग, ठीक है, टोटल 90 लोग हैं, ठीक है। 90 में से अगर मैं 34 माइनस कर दूं तो टोटल बॉयज की संख्या पूछे लास्ट में, ठीक है, तो टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, ठीक है, यहां पे टोटल बॉयज हो गए 56, तीनों क्लासेज में मिला के टोटल बॉयज की संख्या कितनी होगी 56 हो गई। अब ये बोल रहा है इफ 12 गर्ल्स आर इन ग्रुप एक्स, एक्स में 12 गर्ल्स हैं, एक्स में टोटल कितने भैया, कौन सी क्लास की बात हो रही है, ये क्लास ए की बात हो रही है ना। क्लास ए में एक्स में टोटल स्टूडेंट कितने 30 है, 30 में से लड़कियां कितनी है भैया 12 है, तो एक्स में लड़के कितने, 30 में से 12 माइनस कर दो कितने बचे 18 बॉयज हैं एक्स में से, ठीक है, एक्स में 18 बॉयज। अब पूछा क्या गया है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप वाई एंड जेड टुगेदर इन द क्लास ए। अब वाई और जेड के अंदर टोटल बॉयज कितने होंगे, बताओ टोटल बॉयज कितने 56, इसमें ए भी है बी भी है सी भी है। अब अपने को पूछा क्या गया है, अपने को पूछा गया है, नहीं ए बी सी नहीं है इसमें, इसमें एक्स भी है वाई भी है जेड भी है। ए क्लास के अंदर, ए क्लास के अंदर 3 ग्रुप है एक्स वाई जेड, इस 56 स्टूडेंट में जो कि आप लोगों का बॉयज हैं 56 बॉयज, ये बॉयज एक्स ग्रुप वाले भी हैं, वाई ग्रुप वाले भी हैं, जेड ग्रुप वाले भी हैं। पूछा क्या गया है वाई और जेड ग्रुप में कितने हैं, इसमें तो एक्स वाई जेड तीनों है, वाई और जेड निकालने के लिए बताओ एक्स माइनस कर दूंगी नहीं कर दूं, बात खत्म लोग। कितना आंसर आ गया 38 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप एक्स इज हाउ मच मोर और लेस देन दैट इन ग्रुप जेड। एक्स और जेड में डिफरेंस निकालना है, निकाल देंगे। एक्स में कितने भैया स्टूडेंट है 120, एक्स में कितने हो गए 120 और जेड में कितने 95, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा कितना आएगा 25, ऑप्शन है बी इधर लिख दिया ए इधर लिख दिया, ये ऐसे कैसे हुआ रे, कोई बात नहीं। देखो अब जो भी ए इधर लिख दिया तो आंसर तो अपना 25 यानी क्या, एक्स और जेड में से डिफरेंस पूछा है ना, तो वही तो निकाला है अपन ने। एक्स में आपका 120 हो गया और जेड में आपका 95 हो गया, तो डिफरेंस क्या गया 25 आ गया। वो 25 ऑप्शन आगे पीछे हो गए होंगे, मतलब कॉपी पेस्ट करते टाइम या फिर टाइप करते टाइम, जो भी उन्होंने किया होगा टाइपर ने उस टाइम पे। फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एवरेज स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स इन क्लास ए एंड बी टू टोटल स्टूडेंट इन क्लास सी। रेशियो पूछा है किस किस के बीच में, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एवरेज स्टूडेंट इन एक्स इन क्लास ए एंड बी। ग्रुप एक्स के अंदर ए और बी का एवरेज तो निकाल देंगे। देखो ए और बी में एक्स का एवरेज, ए और बी में एक्स कितने 40 और 30 70, एवरेज निकालूंगा 2 का भाग दूंगा 35, तो कितना आएगा 35 अनुपात। अब देखो मेरे को तो ये लग रहा है कि आंसर यही आएगा, तो क्योंकि 35 को काट के, अब देखो इनमें से कोई भी चीज 35 से काट के नहीं आ सकती, 35 से काट के साथ ही आ सकता है। जो बच्चा थोड़ा सा ज्यादा ही क्वेश्चन सोल्व कर लेता है, स्मार्ट होता है, वो सीधा ये लगा देगा, नन ऑफ दीज है नहीं इसमें,
क्योंकि 35 को काट के तो भैया 7 ही आ सकता है और कुछ नहीं आएगा, ना तो 12 आ सकता है, ना 9 आ सकता है, ना 4 आ सकता है, ना 11 आ सकता है, सबको पता ही है। मतलब अगर सही से ही कटा तो पूरे पूरे राउंड फिगर में कटा तो, वैसे तो पॉइंटों में कटेगा तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको पता है कि राउंड फिगर में कुछ कटेगा नहीं, पॉइंटों में कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू नहीं है पॉइंटों में। पीछे अपना जो भी डेटा दिया हुआ है वो एकदम करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अपन निकाल लेते हैं, रिस्क नहीं लेंगे ऐसी। तो टोटल स्टूडेंट इन क्लास सी, सी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? सी में टोटल स्टूडेंट तोड़ लो, 50, 90 और 25, 115। तो वही देखो, 5 से काटने, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 3 7 अनुपात 33, 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7:23 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक केस स्टडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डीआई के ऊपर, चलते हैं। एसबीआई पीओ प्री 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय 2 कंपनीज ए एंड बी इन 3 डिफरेंट ईयर्स। 2 कंपनी है, उसमें वो 2015, 16 और 17 के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ये डेटा अपने को पढ़ना है, तो अपने को समझ में क्या आया, 2 कंपनी और अलग अलग ईयर के अंदर अपना डेटा हैंडल कर रही है। तो देखो सीधा अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, 2 कंपनी है ए और बी, ठीक है, और वो आपका 2015, 2016 और 2017 का अपना कोई डेटा बता रही है। बस उसकी अपने को टेबल बनानी है। आप सीधा देखो हाथ से बनाना चाहो तो इस तरीके से बना लिया करो टेबल, और आपको एग्जाम में हाथ से बनानी है, बस इसमें डेटा पुट करना है अपने को, बस इतना सही काम है। एसबीआई पीओ प्री का क्वेश्चन है लेटेस्ट अभी। जो लोग सोचते हैं ना केस स्टडी में पता नहीं क्या ही आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बस अपने को समझ होनी चाहिए परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन सब की छोटी मोटी कैलकुलेशंस की, तो अपना काम हो जाएगा, और सीधा दिमाग में कैलकुलेशन अपने को करनी आनी चाहिए। आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 2015 के बारे में डेटा दिया गया, टोटल प्रोजेक्ट्स हैंडल बाय ए आर 1.5 टाइम्स ऑफ बी। बोल रहा है टोटल प्रोजेक्ट जो है ए हैंडल करेगा 1.5 टाइम्स है बी से। तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल प्रोजेक्ट जो बी ने हैंडल किए वो एक्स है, ए कितना करेगा 1.5x हैंडल करेगा, बस सिंपल सा लिख लिया मैंने। टोटल प्रोजेक्ट, अच्छा 2015 की बात कर रहा है सिर्फ, सॉरी 2015 में लिखेंगे। फिर 2015 के अंदर बोला टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए आर 1.5 टाइम्स ऑफ बी। तो बी अगर एक्स हैंडल करेगा तो ए कितना करेगा 1.5 एक्स। ठीक है, सिंपल। आगे देखो, टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय बी इज 9 मोर देन दैट ऑफ 2015 एंड ए हैंडल 20 प्रोजेक्ट। 2016 में ए ने 20 प्रोजेक्ट हैंडल किए, सीधा सीधा 20 लिख देंगे। टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय बी इज 9 मोर देन दैट ऑफ इन 2015। ठीक है, तो 2015 से 9 ज्यादा है, तो x प्लस 9 होगा कि नहीं होगा, x प्लस 9 लिख दिया अपन ने। अब x की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अपन लिखते जाएंगे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन। 2017 में क्या डेटा दिया गया, टोटल प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी इन 2015 एंड बी हैंडल 30 प्रोजेक्ट। तो बी जो हैंडल करेगा 2017 के अंदर वो 30 प्रोजेक्ट हैंडल करेगा, इतना तो क्लियर हो गया। ए के बारे में अगर मैं बात बताऊं आपको, 2017 में टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी इन 2015। 2015 में जो बी हैंडल करेगा ना उससे 25% ज्यादा है। तो 25% ज्यादा मतलब क्या, मैं 1.25x लिख सकता हूं भैया, इसका 25% ज्यादा 1.25x होगा कि नहीं होगा, शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो बिल्कुल सिंपल बात है, तो लिख दिया भैया। 25% ज्यादा का मतलब क्या होता है, 125%। मान लो 125/100 गुणा x करूंगा, ये 2 जीरो हटाऊंगा तो 1.25 आएगा कि नहीं आएगा, तो सिंपल वही मैंने लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे। अब इतना मामला खत्म हो गया। अब बोलोगे सर ये तो पूरा x में आ गया, आराम से सुलझ जाएगा। लास्ट में आप देखो कि क्या वो डेटा दिया हुआ है। टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए इन ऑल 3 इयर्स इज 42। ए जितने टोटल प्रोजेक्ट हैंडल करेगा ना वो 42 है, तो ए तीनों सालों में लाके 42 प्रोजेक्ट हैंडल करेगा। अब देखो ए के टोटल प्रोजेक्ट कितने हैं, 1.5x प्लस 1.25x यानी कि 2.75x, तो ये हो जाएंगे प्लस 20। ये टोटल प्रोजेक्ट है और इसकी वैल्यू अपने को 42 दे रखी है। इस 20 को इधर से आके माइनस करूंगा तो 22 बचेगा कि नहीं बचेगा, 22 बच गया। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो इस 22 में 2.75 का डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इस जो 2.75 है इसको यहां से मैं काट देता हूं पॉइंट को, और ऊपर 100 से गुणा कर देता हूं।
हो गया कि नहीं हो गया गुणा? देखो अगर मैं देखो मैं देख रहा हूं कि 11 से भी कट सकता है। देखो 11 दूनी 22, मैं 11 से काट देता हूं बोले 11 दूनी 22, 5 बजेगा, 11 पंजो 55, 25 चौक 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 8। एक्स की वैल्यू जैसे 8 आई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 8 आ गया। 1.8 एक्स का मतलब कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है 1.25 एक्स यानी कि ये जो 8 है ना इसका 25% ज्यादा, तो इसका 25% 2 ज्यादा होगा, यानी कितना होगा? 10 होगा। ठीक है वैसे भी 125 को 8 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 1000 आएगा। 2 इधर लगाना है, बिंदी सिंपल है। ठीक है तो 10 आ गया। x + 9 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 + 9 कितना हो जाएगा? 17। बताओ सारी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? यही तक था ये क्वेश्चन। इसके आगे तो फॉर्मेलिटी है, टिक 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 करना 5 क्वेश्चन के अंदर। यहां तक जिस बच्चे ने सुलझा लिया वो आराम से, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी सा लग रहा है। बस इसमें क्या था? 1.5 टाइम्स XY में डेटा आ गया, इसलिए SBI PO में आ गया। सीधा डेटा होता था SBI अलग लेवल का क्वेश्चन हो जाता, तो बस यही लेवल का फर्क है। कॉन्सेप्ट वही है सारा का सारा। कॉन्सेप्ट समझ गए, टेबल बनाना सीख गए, अप्लाई करना सीख गए, परसेंटेज रेशियो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ देखो पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब देखो क्वेश्चन बड़े इजी आएंगे इसके अंदर। फाइंड द प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय B in 2017 हाउ मच मोर और लेस देन द प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय A in 2016। ठीक है 2017 का B और 2016 का A, इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। 2017 का B यानी कि 2017 का B का मतलब 30 और 2016 का A, 2016 का A का मतलब 20। बताओ क्या डिफरेंस है इन दोनों में? 10 का डिफरेंस है। बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। पीछे की टेबल बनाने के बाद ये क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं है। टेबल नहीं बनेगी फिर दिक्कत है। आयो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय C 2015 इज, अब देखो C तो है ही नहीं यहाँ पे, अब C नया आ गया तो C के बारे में देखेंगे। बोल रहा है 2015 के अंदर प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय C in 2015 इज 50% मोर देन द प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय A in 2017। तो A ने 2017 में कितने प्रोजेक्ट हैंडल किए? A ने 2017 के अंदर हैंडल किए प्रोजेक्ट 10। उसका कितना परसेंट ज्यादा? 50% ज्यादा। तो 10 का 50 यानी 5, तो यानी 50% ज्यादा का मतलब 10 का 5 ज्यादा यानी 15। तो C ने 2015 में कितने प्रोजेक्ट हैंडल किए? 15 हैंडल किए। कितना पता लग गया? आगे देखें। फाइंड द रेशियो बिटवीन द प्रोजेक्ट हैंडल बाय B in 2015 टू प्रोजेक्ट हैंडल बाय C in 2015। तो C का 2015 का डेटा तो ये रहा और इसका B के 2015 से निकालना है। तो B का 2015 क्या होगा? B का 2015 8, यही है रेशियो 8:15, ऑप्शन नंबर बी आंसर। बताओ कुछ नया था इसमें? कुछ भी नहीं था। बड़ा ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था। वो बस अपने को 50% ज्यादा करना था। 50% ज्यादा करने में टाइम लगता है। 10 का 50% ज्यादा का मतलब 10 का आधा ज्यादा, 10 से आधा ज्यादा मतलब 5 ज्यादा। अब इसमें कई बच्चे उल्टा जरूर आंसर कराएंगे इसको, 15:8 अगर कहीं ऑप्शन में होता तो। वो क्यों? क्योंकि वो सोच लेंगे भैया जो पहले लिखा है उसका पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है बाद में लिखना है। क्यों? कई बार क्या होता है जो पहले वाली लाइन में जो अपन ने वैल्यू निकाली ना उसको अपन ने पहले लिख देते, 15 निकाला था फिर दूसरा बोला 8, ऐसे लिख देते जल्दबाजी में। वो नहीं करना है। थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छे से पढ़ेंगे तो सीधा अपने को रेशियो निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 93 में। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे? प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय ए इन 2016, 2016 में जो प्रोजेक्ट हैंडल किए जाएंगे इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द प्रोजेक्ट हैंडल बाय बी इन 2015। परसेंटेज का मोर लेस पूछा है तो किससे? ए का 2016 में कितना है डेटा? अब देखो ये मेरे को देखना पड़ रहा है पीछे, आपको नहीं देखना पड़ेगा। आपको सामने सीधा लिखोगे तो कैलकुलेट हो जाता। तो ए का 2016 में डेटा कितना है रे? 20 है। आपको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये 20 भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा कैलकुलेट करना जो पूछा है वो मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि पीछे की स्लाइड पे जाके लिख रहा हूं। आपके सामने पेपर होगा, पढ़ा क्वेश्चन और सीधा कैलकुलेट किया, बात खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय बी इन 2015। बी 2015 में कितना है रे? बी 2015 में 8 है। या 20 और 8 का मोर और लेस करना है तो ऊपर की साइड तो डिफरेंस आएगा, नीचे क्या लिखा आएगा? बी वाला जिससे कंपैरिजन कर रहा है, मोर और लेस देन द प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय बी इन 2015। तो बी का कितना है? 8। अब आपको पता ही है 4 × 12, 4 दूनी 8, 3/2 क्या होता है? 1.5 होता है। तो 150% आएगा कि नहीं आएगा? ये आ गया कितना? 150%। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द टोटल प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय बी इन ऑल 3 ईयर्स। तीनों साल में मिला के टोटल बी के कितने प्रोजेक्ट है, बी का जोड़ दो तीनों सालों में मिला के। 43 और 8 55 कितने हो गए, 55 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। पता कुछ खास था इसमें, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डीआई के ऊपर। ठीक है, ये आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री में 2021 में आया हुआ डीआई। देखो सबसे पहले ये देखेंगे अपन लोग इसमें कि टेबल कैसे बनती है, तो देखते हैं। मतलब सबसे पहले अपने को 2 क्वेश्चन किए अभी तक अपन ने, तो सबसे पहले यही पता करना है टेबल कैसे बनती है। तो डेटा को समझ लेंगे, फिर टेबल बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे जैसे पीछे तक अभी तक किया है। क्वेश्चन बोल रहा है मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज वर्क इन 4 डिफरेंट कंपनीज PQRS, यानी कि 4 अलग अलग कंपनियों से मेल और फीमेल काम करते हैं। समझ में आ गया वो डेटा क्या है। 4 कंपनी है PQR और S। इन 4 कंपनीज के अंदर अपने को डेटा किसका दिया हुआ है, मेल और फीमेल का डेटा दिया गया है कि मेल का डेटा अलग है, फीमेल का डेटा अलग है। यही अपने को फिल करना है, टेबल बन जाएगी, फिर क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉई इन कंपनी पी इज 560। ठीक है, कंपनी पी में मेल एम्प्लॉई जो है ना वो 560 है। तो अपने पास 4 कंपनी दी हुई है PQRS, इन 4 कंपनी के अंदर मेल और फीमेल एम्प्लॉई की संख्या दी गई है। अब उसी का डेटा यहां पर दे रहा है, जिसमें सबसे पहले दिया कि पी के अंदर मेल एम्प्लॉय जो है 560 है। ठीक है, अब बोल रहा है विच इज 100% मोर देन दैट ऑफ फीमेल। ये बोल रहा है कि जो 560 है ना, ये फीमेल से 100% ज्यादा है। देखो किसी भी चीज का 100% ज्यादा होने का मतलब 200% है, वो यानी 2 गुना है। जैसे बोलते हैं ना अपन लोग 20% ज्यादा होना 120% है उस चीज का। तो 100% मोर बोला है तो 200% हो गया, 2 गुना हो गया। यानी कि ये ऐसे बोल रहा है विच इज 100% मोर देन दैट ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल अगर एक्स है, फीमेल मान रहा हूं मैं यहाँ पे, एक बस आपको सीधा ही कैलकुलेट करना है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको, मतलब सोल्व करके यहाँ पे आपका ये चीज दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि वहां पे मुझे लिखनी क्या है वैल्यू, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। विच इज 100% मोर देन दैट ऑफ फीमेल, तो फीमेल अगर एक्स है तो ये 2x है, तो मेल कितना है 2x है। 2x की वैल्यू कितनी है 560, तो x की कितनी होगी भैया, आधी होगी कि नहीं होगी, तो इसका आधा होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 280। अब देखो, अब ये लिखने वाली चीज नहीं थी एग्जाम के अंदर, एग्जाम में सीधा ये था। अब यहां पे आपको बोला गया था ये जो 560 है ना, ये 100% ज्यादा है फीमेल से। फीमेल से 100% ज्यादा का मतलब आपको पता लगे कि ये 2 गुना है यहां से। तो ये 560 किसका 2 गुना हो सकता है, 280 का ही हो सकता है। तो सीधा वैल्यू ही लिखना था अपने को यहां पर। आगे बढ़ते, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इंप्लॉइज इन कंपनी क्यू इज 4:5। क्यू में 4:5 में है, एंड नंबर ऑफ फीमेल इन द कंपनी P इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज इन कंपनी Q। ठीक है, 2 चीजें दी गई है यहां पर। एक तो रेशियो दिया गया है किसमें, Q के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो दिया 4:5। अब आगे एक रिलेशन और दिया गया है P से Q का, नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी P में फीमेल की जो संख्या वो कितनी 280 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल इंप्लॉय इन कंपनी Q में मेल के बराबर है ये, यानी कि ये 280 यहां पर 280 आ जाएगा, बात खत्म। यही बोला गया। अब देखो फीमेल कैसे निकलेगा, देखो मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया गया क्यू में वो 4:5 दिया गया है। अब इस 4 जो मेल का रेशियो देगा इसकी वैल्यू कितनी है 280, तो 4 रेशियो की वैल्यू 280, तो एक की कितनी होगी 70 होगी, 4 का भाग दे देंगे। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 70 तो 5 की कितनी होगी 350, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 70 को। तो बताओ भैया फीमेल 350 आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसे फटाफट दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, परसेंटेज रेशियो इन सब चीजों की। आगे बढ़ते तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मेल इन ऑल 4 कंपनीज इज 1760। सारे के सारे जो टोटल मेल है ना वो 1760 है, तो यहां लिख दो 1760। नहीं बनाया तो इसे बना दो बस, क्या दिक्कत है। चारों के चारों कंपनी के अंदर मिला के टोटल मेल 1760 है। आगे आ जाओ, एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल 4 कंपनीज 3500। टोटल एम्प्लॉइज में क्या आ गए, मेल भी आ गए फीमेल भी आ गए। सारे जो एम्प्लॉइज है वो 3500 है, लेकिन
मेल उसमें से 1760 है, तो बताओ 3500 में से अगर मैं 1760 माइनस करूं तो टोटल फीमेल आ जाएंगे नहीं आ जाएंगी? वही चाहिए अपने को, तो कर दो माइनस। देखो इसमें 1740 अगर मैं कर दूं आगे जोड़ दूं तो 3500 बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो माइनस करने पे क्या आएगा 1740। तो इस 3500 का मतलब ये था कि फीमेल टोटल क्या है 1740 है। क्वेश्चन ने बोला 1760 जो है वो क्या है टोटल मिला के मेल है। टोटल इंप्लॉय जिसमें मेल फीमेल दोनों आ गए वो 3500 है, तो मेल 3500 में से माइनस कर दिया तो फीमेल ही आएगा। तो यहां आ गया, आगे आ जाओ। नंबर ऑफ मेल इन कंपनी एस इज 420। यहां कितने आ गए 420, मेल एस के अंदर 420 है, क्वेश्चन ने बोल दिया 420। एंड नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी आर इज 650। फीमेल यहां पे कितने 650। अब बताओ ये दो डेटा निकल आएगा नहीं निकल आएगा? इन सब का जो सम है ना, इनका इसका 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 ये 1760 है, तो 420 280 और 560 को जोड़ के अगर 1760 में से माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो निकाल दो। देखो भाई खुद से निकाल माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो ये 560 तो इसमें से माइनस कर दिया तो 1200 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 700 बचेगा, तो 1200 माइनस 700 500 बचा, तो 500 यहाँ आएगा। देखिए प्लस माइनस करने की भी टेक्निक है, आप नजर से पहचानो कि किसको प्लस माइनस जल्दी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले 560 को इसमें से माइनस कर दूंगा, जल्दी माइनस हो रहा है ना 60 तो सीधा 1700 में से 500 माइनस हो रहा है एक तरीके से, तो 1200 बचेगा। अब 1200 में से 420 280 यानी कि 500 200 700, ठीक है ना भाई। 80 और 20 100 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इधर 600 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो सीधा 700 समझ में आ रहा है। तो 1200 में से 700 माइनस कर दूंगा 500 बचेगा, तो 500 यहाँ आ जाएगा। टोटल करके देख लेना 1760 आना है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल है, इसको तो जोड़ ही दो सबको, ठीक है। ये बनेगा 700, ठीक है, 50 इधर दे 700 300 1000, ये 1280 बनेगा। 1280 को 1740 बिठाना है अपने को, ठीक है। तो 1280 को 1340 बनाने के लिए 60 जोड़ना पड़ेगा, तो 60 तो आने आना है, ठीक है। और देखो ये 1280 है ना, 60 अगर जोड़ूंगा 1280 में 1340 बनेगा, 1340 में फिर 400 और भी तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 1740 बनेगा। तो ये 460 आना है आंसर। टोटल जब भी आप जोड़ के देखोगे तो आपका 1740 बन जाएगा। देख लो जोड़ के 1000 1300 1500 और 100 और 140 240, 1500 और 240 1740। तो ये दो वैल्यू के लिए टोटल का खेल था सारा, और कुछ नहीं था। तो डेटा को कैसे भी प्लस माइनस घुमा फिरा के दे सकता है, यहां कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किए। आपका आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है भैया, क्या इसमें नई चीज देखने को मिली? तो कैसलेट डिवाइड कोई हुआ नहीं है। देखो वो जो सर्कल वाली है उसमें कुछ हो सकता है कंफ्यूजन, वो मैं दूर करा दूंगा आप लोगों का, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैकपॉट डीआई एक तरीके से। अगर आप लोग प्लस माइनस गुणा भाग और रेशियो परसेंटेज कैलकुलेशन जानते तो कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आ जाओ देखो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखना, अब टेबल बनाने के बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो भाई पहला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज इन कंपनी आर एंड नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉइज इन कंपनी एस टुगेदर, दोनों को जोड़ना है। तो आर के अंदर मेल और एस में फीमेल, तो आर में मेल और एस में फीमेल, यही का जोड़ क्यों पूछा है? क्योंकि उसको पता था लास्ट में जोड़ इन्हीं को निकालने में आएगा। तो अपन ने पहले टेबल बना ली थी, 960 आएगा कि नहीं आएगा, जोड़ दिया दोनों को, तो कितना आएगा भैया 960, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया 96 में। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चारों कंपनी में महिला कर्मचारी की औसत संख्या क्या ज्ञात करें। चारों कंपनियों में महिलाओं की टोटल संख्या कितनी है 1740, निकाल चुके हैं ना अपन। तो 1740 में 4 का भाग देना है, तो भैया 1740 में 4 का भाग दे देंगे, 4 चौक 16, 4 के 12, 4 पंजो 20, तो कितना आ गया भैया 435। ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा 97। ठीक है, अब आ जाओ 98 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। द नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉइज इन कंपनी एस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज इन कंपनी पी। एस का फीमेल और पी का मेल ये पता करना है ना। एस का फीमेल कितना है 460, एस का फीमेल यानी 460। किसका प्रतिशत पूछा है अपने को, कंपनी एस में महिला कर्मचारी कुल संख्या, कंपनी पी में पुरुष कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। पी में पुरुष कितने भैया 560 है, ये प्रतिशत निकालना है लगभग। अप्रोक्सीमेट पूछा है क्या, लगभग पूछा है। तो देखो आसपास तो कोई ऑप्शन है नहीं, नजदीकी तो ऑप्शन है नहीं, अगर आप निकालना चाहो तो एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो। लेकिन आप एक चीज सोचो,
देखो जब भी ऐसे परसेंटेज निकालना है ना और दूर दूर ऑप्शन हो अपने, पहले भी सिखा चुका हूं ऐसी बहुत सारी चीजें, तो सीधा यहां से सोचा करो। अगर देखो ये 560 का 560 होता तो 100% होता है, 100% से कम है, 100 कम है, 100% से कितना कम है, 100 कम है, वैसे 100 कम है ना वैल्यू में। अब देखो 100 कितना प्रतिशत हो सकता है, 10% 56, तो 20% 112, तो 20% से तो कुछ कम ही होगा, 20% से तो कुछ कम ही होगा। देखो अगर ये 560 होता तो 100% होता, लेकिन 560 से तो कम है, यानी 100% से कम है, कितना कम है वो देखते हैं। वैसे वैल्यू में 100 कम है कि नहीं है, तो ये जो वैल्यू 100 कम है ये कितना परसेंट हो सकता है, वही 100% से कम हो जाएगा। तो ये देखो 100 कितना वैल्यू हो सकता है, 560 में से 10% 56 होता है, तो 20% करो तो 112 हो जाएगा। तो भैया 20% जो 112 है, ठीक है, उससे तो कम ही है, माइनस होना है। तो मैं 20% अगर मैं माइनस करूं तो ये माइनस यहां 20 से कम ही होना था, वैसे तो 80% आएगा, लेकिन 80% से हल्का सा ज्यादा आएगा वैल्यू, और 80% से हल्का सा ज्यादा वैल्यू दिख रहा है आपको, कोई ऑप्शन ई दिख रहा है? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 80% ज्यादा ही आएगा ना, तो 80% से ज्यादा वैल्यू, ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझने की बात है सभी लोगों को, अगर आप काट पीट के करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन सीधा करोगे तो समय बचेगा, बस समझाने वाली बात। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी आर एंड क्यू टुगेदर एंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी पी एंड एस टुगेदर। कोई वही नहीं है इसमें, मतलब सीधा कैलकुलेट, टेबल बना ली, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन आर एंड क्यू टुगेदर, आर और क्यू में मेल का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो आर और क्यू में मेल का एवरेज कितना निकलेगा, ये 780 बनेगा, 780 का आधा कर दो भैया। ठीक है, तो 780 का आधा 390 आना है। एंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन पी एंड एस, पी और एस में फीमेल एम्प्लॉय कितने? ठीक है, तो पी और एस में 280 460, यानी 540 740, ये बनेगा कितना बनेगा, 740 बनेगा। तो 740 डिवाइड बाई 2, एवरेज यहां बनना है, तो ये कितना बनेगा, 370 बनेगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितने का डिफरेंस होगा, 20 का डिफरेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 100 पे। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी क्यू टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी आर। रेशियो निकालना है मेल क्यू में, देखो टेबल बनाने के बाद कुछ नहीं है, क्यू में मेल कितने, 280, फीमेल इन कंपनी आर, आर में फीमेल 650, काट दो, 28:65, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डीआई के ऊपर आ जाते हैं, देखो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट डीआई को। ये आपका आईपीएस पीओपी 2021 में आया हुआ है, यहां भी देखोगे तो वही डेटा आप लोगों को दिया हुआ है सारा का सारा। ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है यहाँ पर, देर आर 1080 फैब्रिक प्लस पेपर बैग सोल्ड बाई शॉप ए बी एंड सी। तो यहाँ पे डेटा समझ में आ रहा है कि 3 शॉप है एबीसी, और वो 2 टाइप के आपके क्या बेच रहे हैं, बैग बेच रहे हैं, एक फैब्रिक का एक पेपर का। ठीक है, तो अगर मैं टेबल बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी, ए बी सी 3 शॉप है अपनी। ठीक है, और उसमें देखो 3 टाइप, मतलब 2 ही टाइप के बैग, एक टोटल का भी इसमें बना लेते हैं। तो एक तो जो बैग है वो फैब्रिक का है, एक पेपर का है, एक टोटल। तो 3 शॉप है एबीसी, तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है देर आर 1080 फैब्रिक प्लस पेपर बैग सोल्ड बाई शॉप ए बी एंड सी। ठीक है, तो तीनों द्वारा जो टोटल मिला के जो बैग बेचे जा रहे हैं, जिसमें फैब्रिक और पेपर दोनों टाइप के आ गए, उनका भी जो टोटल है ना वो कितना बनेगा, 1080। तो यहाँ पे जो टोटल बना ना वो कितना बनेगा, 1080। ये हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब सोप ए के बारे में कुछ बोल रहा है क्वेश्चन। सोप ए सोल्ड पेपर प्लस फैब्रिक बैग 25% मोर देन सोप बी।
तो 20 से 25% ज्यादा बेच रहा है, टोटल की बात कर रहा है, पेपर प्लस फैब्रिक। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि बी ने अगर एक्स बेचा तो ए कितना बेच रहा होगा, 1.25x, कोई दिक्कत नहीं है, 25% ज्यादा। आगे देखते हैं, देखो ये 1 पॉइंट अच्छे से लगा देता हूं मैं, उम्मीद है दिख रहा होगा अच्छे से। इक्वल नंबर ऑफ पेपर एंड फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप बी। बी द्वारा जो फैब्रिक और पेपर बैग है ना, वो दोनों बराबर बराबर संख्या के अंदर है। टोटल मिला के एक्स है, दोनों बराबर बराबर करोगे तो ये बताओ x/2 होगा कि नहीं होगा? हो गया x/2। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखो पीओ का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा एक्स एक्स पे कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन लास्ट में आगे सब बैलेंस हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो भाई आगे प्रश्न क्या बोल रहा है अपने को, द नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप बी इज डबल द फैब्रिक बैग बाय सोल्ड बाय ए। बोल रहा है द नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप बी, बी द्वारा जो पेपर बैग सोल्ड किए जाएंगे x/2 इज डबल द फैब्रिक बैग सोल्ड बाय ए ने जितना फैब्रिक बैग सोल्ड किया उसका डबल है ये। तो ये जो x/2 है किसका डबल हो सकता है? ये x/4 का ही डबल हो सकता है, बताओ भाई। x/4 को 2 से गुणा करूंगा तभी तो x/2 आएगा। दोबारा से पढ़ता हूं, देखो एक बार। द नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय बी, वो क्या है, x/2 इज डबल द फैब्रिक बैग सोल्ड बाय ए ने जो फैब्रिक सोल्ड किया होगा फैब्रिक बैग उसका डबल है ये, तो x/4 का डबल करूंगा तभी तो x/2 आएगा। तो सिंपल है, इसका आधा किया मैंने, आधा का मतलब 2 से डिवाइड कर x/4 आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखो तीसरे नंबर पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप सी इज 50% ऑफ फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप ए। बोल रहा है कि पेपर बैग जो सी ने सोल्ड किया वो 50% है फैब्रिक ए से। ठीक है, तो ए का फैब्रिक कितना है, x/4, इसका फिर से 50%, इसका आधा यानी x/8 होगा कि नहीं होगा? तो यही है, तो पेपर बैग जो सी ने सोल्ड किया वो फैब्रिक बैग जो ए ने सोल्ड किया उसका 50% है कि नहीं? यही तो बोला था, द नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप सी इज 50% ऑफ फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप ए, तो इसका 50% कर दिया। आगे आ जाओ, द नंबर ऑफ फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप सी, ठीक है, सी के द्वारा जो फैब्रिक बैग सोल्ड किया गया इज 25% ऑफ दैट बाय शॉप बी। तो बी का जो फैब्रिक है ना उसका 25% है, तो x/2 का 25% है, तो वो कितना होगा, x/2 का 25% करेंगे तो 4 का भाग देना है, x/8 होगा। अब वो लोग सारा ही XYZ में, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो ये x/4 यानी 0.25x है कि नहीं है, 0.25x है, टोटल 1.25x है, तो यहाँ x रहा होगा कि नहीं रहा होगा? सिंपल सी बात है, दोबारा से बताता हूँ, ये 1.25x है, ये x/4 भी तो 0.25x ही है, 4 का भाग दो 0.25 ही आएगा, तो 0.25x में क्या जोड़ेगी 1.25x आ जाएगी, x जोड़ेंगे, तो ये वैल्यू आ गई। किसी लोगों को दिख रहा होगा ना सर आई नहीं वैल्यू, यहां भी आ जाएगी। ये टोटल है कि नहीं है, फैब्रिक प्लस पेपर, तो x/8 है, x/8 को जोड़ेंगे तो x/4 आएगा कि नहीं आएगा? x/4 आ गया भैया। अब ध्यान देना, अब आपको इनकी संख्या निकालने तो x की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकलेगी? रियल वैल्यू इधर की है, तो टोटल तीनों का वो 1080 है, तो वो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 1.25x है, ये x है, क्या मुझे बताओ x/4 को भी मैं 0.25x मान सकता हूं नहीं मान सकता हूं? एक ही बात है, 0.25x और 1.25x यानी 1.5x प्लस x 2.5x, क्या मैं बोल सकता हूं 2.5x इज इक्वल टू 1080? x की वैल्यू निकालने के लिए 2.5 से डिवाइड कर देंगे, और 2.5 का मतलब क्या है, पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे ऊपर, 25 से काट दो कट जाएगा। देखो 25 चौक 100 आएगा, 80 बचा, ठीक है, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, x की वैल्यू कितनी आ गई, 432 आ गई। x की वैल्यू जहां 432 आ गई, सारी वैल्यू निकल जाएंगी। तो यहां पर देखो सारी वैल्यू लिखेंगे, ये तो 432 आ गए, ये भी 432 आ गए, x/4 कितना होगा, 4 का भाग दे दो तो 108 आ जाएगा। ठीक है, x/8 क्या होगा, इसका आधा, 108 का आधा कितना होगा, 54, x/2 कितना होगा,
इसका डबल होगा लगभग, या इसका आधा कर दो, एक ही बात है, 216। x/4 कितना है, 108, तो 108 यहाँ लिख देंगे। चलो 1.25x क्या होगा सर? अब इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है x 432 है और x 1.25 मतलब x/4 ही तो और जुड़ रहा है इसमें, तो 132 में 108 और जोड़ दो तो 540 बन जाएगा ये। तो ये कितना बनेगा, 540। ये टेबल बनाने तक का खेल था सारा का सारा, टेबल बनाने के बाद में कोई खेल नहीं है, सारा खत्म यहीं पे। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है अपने को। देखो पीओ लेवल का क्वेश्चन था इसलिए एक्स वाई जेड में कैलकुलेशन हुई, ठीक है, पॉइंटों के अंदर ऐसे हुई। जिस बच्चे ने समझदारी से, जो अपन लोगों ने परसेंटेज की कैलकुलेशन सीखी हुई है, जो रेशियो की कैलकुलेशन सीखी हुई है, जो बाकी कैलकुलेशन सीखी हुई है, उसका यूज करते हुए दिमाग से काम किया, उसका काम हो गया। यहीं पे टेबल बनने के बाद देखना क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। जी जी यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, अगले पेज पे पढ़ लो। देखो भैया, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप बी एंड फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप सी। टेबल बनाने के बाद इसमें कुछ नया है, कुछ नहीं है, बस रेशियो काटना पिटना है, ठीक है। तो पेपर बैग सोल्ड बाय बी, बी का पेपर बैग कितना है, बी का पेपर बैग है 216, रेशियो निकालना है। फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप सी, सी द्वारा फैब्रिक 54, 54 से कट जाएगा, 4:1 आएगा, तो नंबर ए आंसर हो गया अपना, बात खत्म ही है। नेक्स्ट आ जाओ, फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप ए इज व्हाट परसेंट मोर देन द पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप सी। मोर लेस पूछा गया है। सबसे पहले फैब्रिक बैग ए में कितने बचे, अब देखो ये मैं ए का फैब्रिक बैग लिखूंगा, फिर पेपर बैग लिखूंगा सी का, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा ही डिफरेंस लिखो और जो नीचे लिखना है लिखो, तो आपके तो पेपर के सामने डेटा होगा। यहाँ तो मैं समझाने के लिए पीछे से देखना पड़ेगा, टेबल मेरे सामने नहीं है, थोड़ी सी ऑनलाइन पढ़ाने की मजबूरियां होती हैं छोटी मोटी। फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप ए, ए द्वारा फैब्रिक बैग कितना है भैया 108, तो 108 की बात हो गई। और सी द्वारा पेपर बैग, सी का पेपर बैग कितना है 54, सी का पेपर बैग है 54। अब देखो मोर लेस देन परसेंट होता है, इनका डिफरेंस आएगा ऊपर, अब नीचे क्या आएगा जो देन पूछा है वो, तो मोर देन। अब देखो लेस देन और मोर देन स्लेस लगा के देखता तब देखते कि देने के बाद में क्या है। मोर देन ज्यादा किससे हो सकता है, कम वाले से हो सकता है, दोनों में कम कौन है 54 है, तो 54 का 54 कितना परसेंट होता है, निकालने की जरूरत है क्या, 100% होता है। तो 102 में आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स एंड द फैब्रिक बैग सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स। तो सारे के सारे एवरेज निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स एंड द फैब्रिक बैग सोल्ड बाय द ऑल द शॉप्स, ठीक है। अब डिफरेंस ध्यान से देखना किस किस में निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स एंड द फैब्रिक बैग सोल्ड बाय द ऑल द शॉप्स। निकालो भैया, फैब्रिक और पेपर निकालो, ठीक है, और एवरेज निकालते हैं तीनों का। तो ये 324 हो जाएगा, 324 और 324 378 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। देखो ये 324 हुआ, 374 और 4 378, 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, तो इनका एवरेज कितना हो गया 126 हो गया। इसका और निकाल लेते, कितना हो जाएगा 648, ठीक है, और 54, ठीक है, यानी 702, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 234। दोनों का डिफरेंस निकालना भैया कितना आएगा। अगर ये 134 100 का डिफरेंस हो जाता, लेकिन 134 नहीं है, 126 ही है ना, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ूंगा कि 234 108 जोड़ना पड़ेगा मेरे को, तो 108 का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो भैया 108 ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखो यहां डेटा अगर अपने पास निकाला हुआ है और जिस बच्चे को दोनों साइड का सम करना आता है अच्छे से, पता उसके लिए एवरेज निकाल के माइनस करना कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो केसले डीआई में ऐसी कोई डिफिकल्ट चीजें ज्यादा आती नहीं है, आप लोग इजीली यहाँ पे सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। Fabric bag sold by soap A and C together is how much more or less than the paper bag sold by soap B and C together? तो दो का डेटा कंबाइन कर लिया, कुछ नहीं है, ठीक है। तो A और C का फैब्रिक बैग का टोटल निकालना है। A और C का फैब्रिक तो 108 और 54 162 हो जाएगा। तो एक डेटा तो 162 हो गया, माइनस करना है प्लस माइनस जो भी है। पेपर बैग बाई बी एंड सी, बी और सी का पेपर बैग, तो बी और सी 216 और 54, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है, 270। भैया इसमें डिफरेंस करना है अपने को, फिर से डिफरेंस कितना आएगा, 108 ही है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने को यहाँ पर, ईच पेपर बैग एंड ईच फैब्रिक बैग ऑफ सोप ए इज सोल्ड एट ₹10 and ₹15 respectively. Find the total revenue from selling paper bag and fabric bags of soap A. तो सोप ए के अंदर फैब्रिक और पेपर बैग कितने में बिक रहे हैं वो देखते हैं। तो सोप ए के अंदर पेपर 432 और फैब्रिक 108, 432 और 108। तो भैया पेपर 432 बिका, फैब्रिक 108 बिका। पेपर बैग जो बिका है वो 10 रुपए का बिका है। पहले पेपर लिखा है ना, ईच पेपर बैग एंड ईच फैब्रिक बैग ऑफ सोप ए सोल्ड एट ₹10 and 15 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, रेस्पेक्टिव मतलब क्रमशः, जो पहले लिखा है उसका पहला रेट। तो पहले पेपर बैग लिखा है तो वो 10 रुपए में बिका, तो भैया 10 रुपए से गुणा कर दूंगा, तो आगे नहीं आ गया, 4320 रुपए में तो ये बिकेगा। साथ में 108 बैग बिका 15 के हिसाब से, बिका कि नहीं बिका, ठीक है। तो बस ये गुणा करना है अपने को, 15 × 120, आप वैसे गुणा करना चाहो, ठीक है। तो 15 × 120 तो वो हो गया, और 1500 वो हो गया, तो 1620 आना है। तो कैसे गुणा किया, 100 से गुणा किया 1500 आ गया, और 15 × 120 तो 1620 आना है, ठीक है। दोनों को जोड़ना है, तो ये आ जाएगा आपका 4959 ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। तो 105 में ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। तो देखो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को बस डेटा दिया हुआ था। शुरू में लग रहा है यार परसेंटेज रेशियो में ये कम ज्यादा कर रहा है, कैसे करें, कुछ मत करो, एक्स मान के कर लो, टेबल बना दो, लास्ट में अपने आप आंसर निकल जाएगा। एक जगह से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ से यही वैल्यू को मैनेज करना, उसको कैलकुलेशन अच्छे से करना, वो जिसको आ गया वो आराम से कर लेगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। एक एसबीआई पीओ प्री लेवल के क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन लोग वेन डायग्राम वाली केस स्टडी करेंगे। तो ये आपका होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। इसके बाद में एक ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ दोनों टाइप के। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कमेंट करें मेरे को इनके आंसर्स, या फिर इनकी जो आपकी टेबल बनेगी उससे मुझे पता लगे कि भैया जो हमारी मेहनत है वो कितनी काम आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा क्लास नोट्स का, क्लिक करना है, पीडीएफ डाउनलोड होगी, वहीं पे पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेने की परेशान होने की जरूरत नहीं, पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से सॉल्व करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर की यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम वाली डीआई पढ़ेंगे। किसी बच्चे को अगर उसमें ज्यादा दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्लास जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।